आज हम ट्वेल्थ क्लास के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक देखेंगे, जिसमें कल हम पहला टॉपिक में बायोट-सेबार्ट का लॉ यानी बायोट-सेबार्ट्स लॉ, बायो-सेबार्ट के नियम या लैप्लासिस नियम को देखे थे और उसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग देखे थे। उसमें एक टर्म कांस्टेंट के रूप में आया था म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिस म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है या म्यू क्या है। म्यू यानी चुंबकशीलता, जिसको इंग्लिश में परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी के बारे में भी हमने देखा था और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है तो वो भी हम डिफाइन किए थे। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेबार्ट्स लॉ देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेबार्ट्स लॉ यानी बायो-सेबार्ट के नियम का उपयोग, बायो-सेबार्ट के नियम का उपयोग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेबार्ट्स लॉ, इसी को हम लोग लैप्लासिस लॉ भी कहे थे, याद होगा। इसको हमने लैप्लासिस लॉ भी कहा था। इसका दूसरा नाम लैप्लास का लॉ है, लैप्लासिस लॉ। तो देखेंगे इसके पहले एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेबार्ट्स में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी लंबे धारावाही चालक, लंबे और सीधे धारावाही चालक के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो हम बोलेंगे लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलता। इसी को अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी या एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हम उसको किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो हम जो बोलते हैं वीडियो पॉज करके अपना लिख लेंगे, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, चूँकि समय ज़्यादा लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये पहला एप्लीकेशन हम देखना चाहेंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाएंगे, यानी एक लंबा चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक मतलब कंडक्टर है। इसका जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम कहीं से काट के ले आया है मान लीजिए, इस सेगमेंट का नाम ए बी हम रखते हैं। इसका नाम पी क्यू भी रख सकते थे या एक्स वाई भी रख सकते थे। ये एक सेगमेंट है तार का जो लॉन्ग है, स्ट्रेट है, कंडक्टर है, कहीं से काट के उठा के ले आए। अब इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड साहब ने प्रूफ के आधार पर सर्वप्रथम बताया था कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता। तो हम इसके बाएं दाएं किसी एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट पी है, या यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं ये एक पॉइंट पी है। इसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये पॉइंट पी लेफ़्ट साइड या राइट साइड कहीं भी हो सकता है, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है, या कंडक्टर के नीचे भी हो सकता है या कंडक्टर के ऊपर भी हो सकता है। तो अभी हम दोनों कंडक्टर के एंड के बीच में कोई पॉइंट लिए हैं, इसके इर्द गिर्द हम ऊपर नीचे भी बाद में शिफ्ट करके देख लेंगे कि कितना होगा। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं?
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसके लास्ट एंड को हम मिलाते हैं और यहाँ से भी इसके लास्ट एंड को हम मिला दिए। हालांकि ये काम हम बाद में भी कर सकते थे। अब देखेंगे कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो निकालेंगे कैसे। तो बायोट-सेवार्ट के एप्लीकेशन से निकालना। तो बायोट-सेवार्ट का नियम क्या कहता था, इसके लिए हम कल ही पढ़े हैं। इसमें मान लीजिए ये करंट आई जा रहा है, इसका एक सेगमेंट यानी स्मॉल एलिमेंट डीएल काटे हैं, इसके कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इस पॉइंट P से इस सेगमेंट को मिलाते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो ये dv इक्वल टू कितना आया था, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें लेकिन सिंबल पे नहीं जाना है, सिंबल को स्ट्रिक्टली नहीं पकड़ना है, ये भी देखना है कि थीटा है तो क्या है और आर है तो वो क्या है। μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखेंगे थीटा क्या, करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर, करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अच्छा ये आर क्या, तो इस स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच का वो डिस्टेंस। तो यहाँ भी पूरे सेगमेंट की वजह से, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकल नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा लेंथ, ये dl लेंथ है। इस पॉइंट को, ये छोटा पॉइंट होता है, दिखाने में हम बड़ा दिखाएं, तो इस पॉइंट का कुछ नाम भी दिया जा सकता है। तो इस पॉइंट का नाम हम Q डाल देते हैं, या इस पॉइंट का नाम हम कैपिटल R डाल देते हैं। यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन डाला गया है इसको हम O डाल देते हैं। एक काम करते हैं, इसको O और इसको Q मान लेते हैं, ठीक। अच्छा तब क्या करेंगे कि इस स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट P से मिलाएंगे, तो इसके लास्ट एंड को भी पॉइंट P से मिलाइए, ठीक, और इसको सेकेंड एंड को भी पॉइंट P से मिलाइए, सेकेंड एंड को भी पॉइंट P से मिलाइए, ठीक। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा और इन दोनों के बीच ये dl स्मॉल एलिमेंट है, इस dl लेंथ की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये d थीटा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा और इस मतलब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट P पे एंगल सबटेंड होगा उसको हमने थीटा मान लिया। अच्छा एक चीज़ और, ये 90 डिग्री होगा चूँकि परपेंडिकुलर डालें, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। चूँकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये जो नीचे का एंगल है इसको हम टोटल एंगल α1 मान लेते हैं और ये जो ऊपर का टोटल एंगल है इसको हम α2 मान लेते हैं। ये जो टोटल एंगल है यहाँ से O से पॉइंट B तक को जो सबटेंड करेगा, ये टोटल एंगल क्या मान लिए, α2, और ये जो एंगल है ये α1। अच्छा एक चीज़ और, O से Q यानी इस परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किए हैं यहाँ से Q पॉइंट यानी dl लेंथ के बीच की डिस्टेंस कुछ न कुछ होगी। तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ दिखा देते हैं, जो मान लेते हैं कितना होगा, ये मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये L। एक चीज़ और, O से P के बीच का भी डिस्टेंस कुछ न कुछ होगा, तो O से P के डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। इस Q से P का भी डिस्टेंस कुछ न कुछ होगा, तो इस डिस्टेंस को हम R डैश मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को हमने R डैश मान लिया। अब हम आते हैं कि बायोट-सेवार्ट के नियम से, क्योंकि उसी के एप्लीकेशन से उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो बायोट-सेवार्ट के नियम से, वो नियम क्या कहता था कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो यहाँ भी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो dv इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आई dl साइन थीटा होता था, तो आई dl वेक्टर और आर वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। लेकिन यहाँ क्या, तो करंट एलिमेंट ऊपर है, आई dl वेक्टर ऊपर और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर नीचे, तो इन दोनों के बीच एंगल यहाँ थीटा था तो साइन थीटा कर दिए थे। लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर, इस स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट P से मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर, तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं होके यहाँ कितना है
90 प्लस थीटा, ये समझने वाली बात थी। दूसरी बात, यहाँ स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r था, लेकिन यहाँ स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस जो है वो r डैश है। तो वहाँ r स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा r डैश का स्क्वायर। इसी बात को बस समझना है कि ये थीटा के जगह यहाँ 90 प्लस थीटा है, क्यों? चूँकि यहाँ करंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग के वेक्टर के बीच के एंगल थीटा नहीं होकर 90 प्लस थीटा होगा। यहाँ क्या था, करंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग मतलब पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो r था, लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r डैश है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ r था, तो जो डिस्टेंस r का स्क्वायर r के बदले यहाँ r डैश का स्क्वायर हो गया। चूँकि साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग कॉस थीटा आसानी से लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे। तो नहीं जानते होंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। जिसको ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत है वो अपना देख लेंगे, वो 11th और 12th के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा। ऐसे क्लासरूम में हम सारे बात को इन डिटेल से बता ही हैं, ये तो छूटे हुए स्टूडेंट के लिए या रिवीजन के लिए हम बता देंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो आइडियल कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा r डैश का स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहाँ r डैश क्या है, ये सेगमेंट जैसे ही ऊपर नीचे ले जाएंगे तो r डैश का वैल्यू चेंज होगा। तो r डैश फिक्स है नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ क्षण के लिए डिस्टेंस r, तो डीएल एलिमेंट के लिए ये पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r डैश है, लेकिन जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा मामला चेंज करेगा। एक बात और, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तभी इसमें तीन वेरिएबल है। एक तो डीएल यानी चेंज इन लेंथ, दूसरा थीटा भी वेरी करेगा, जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो थीटा भी वेरी करेगा। एक तो डीएल वेरिएबल, दूसरा थीटा वेरिएबल, और जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो तीन वेरिएबल, और 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े नहीं हैं। हालांकि कोई भारी बात नहीं है, उसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता, लेकिन हम लोग इसको 3 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे और कर देंगे। क्योंकि सिंगल वेरिएबल आप लोग को 11th-12th में सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन सिखाया गया है। आगे ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं आप लोग, या सीखेंगे ग्रेजुएशन वगैरह या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो देखेंगे। अब हम क्या करें, तो 3 वेरिएबल है, तो यहाँ सबसे पहले r डैश वेरिएबल को हम हटाना चाहेंगे। तो हम एक ट्रायंगल दिखाएंगे, ट्रायंगल QOP, ट्रायंगल QOP में अगर हम बात करें तो कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है r, और कर्ण क्या है r डैश। कोई पूछेगा सर ये कॉस थीटा ही क्यों लगाए, चूँकि देखिए कॉस थीटा में आधार और कर्ण के बीच संबंध आता, तो कर्ण जिसको हटाना है वो भी आ गया, और आधार में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। आप इस सेगमेंट पे AB नाम का जो तार है, इस तार पे किसी भी पॉइंट पे चले जाए, दोनों पॉइंट P से O के मतलब तार के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बदलने वाला नहीं है। ये मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये r डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, चूँकि इस पॉइंट P से इस तार का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप B पॉइंट पे रहो कि A पॉइंट पे रहो या इस बीच में किसी भी पॉइंट पे जाओ। तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन कॉस थीटा। तो r अपॉन कॉस थीटा को 1/cos थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, तो r सेक थीटा लिखा जा सकता है। तो dv इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 आइडियल कॉस थीटा है तो रहने दें। इस r डैश के बदले अब हम r सेक थीटा लिखेंगे, r सेक थीटा लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखें क्या करें, तो ये म्यू नोट अपॉन 4 आइडियल कॉस थीटा बटे r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और, इन ट्रायंगल इसी QOP में हम पुनः टेन थीटा लगा देते हैं। अब टेन थीटा क्यों लगाते हैं,
चूँकि अभी भी जो थीटा है, अभी भी दो वेरिएबल, अभी आर डैश को हमने हटाया तो एक वेरिएबल कम हुआ, चूँकि पहले 3 वेरिएबल था। अभी भी देखेंगे डीएल और थीटा, मतलब लेंथ भी वेरिएबल है। जैसे ही इस सेगमेंट को ऊपर नीचे थोड़ा सा करेंगे तो ये लेंथ वेरी करेगा और थीटा वेरी करेगा। तो अब हम फिर से इस दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा L/R। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, R tan थीटा, क्या हो जाएगा R tan थीटा। इसी को डिफ्रेंशिएटिंग बहुत साइड करेंगे तो DL इक्वल टू R tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। ये डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग जानते होंगे तो ये L का डिफ्रेंशिएशन DL, R कांस्टेंट टर्म है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये चेंज होने वाला नहीं है। बाहर tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको हम अच्छे से देखेंगे तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई, DL का वैल्यू क्या है, तो R सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा और ये कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा। तो आप गौर से देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय R, ये dv इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा d थीटा बटे R। ये अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, हम पुनः बात करते हैं। हमको इस पूरे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। लेकिन अभी तक जो बायोट-सेवार्ट के नियम से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं वो सिर्फ डीएल लेंथ की वजह से। ये किसकी वजह से, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट इस डीएल लेंथ की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया। तो कहेगा सर इतना लंबा चौड़ा कोशिश खाई किए, हाँ इस लेंथ की वजह से निकाले थे तो इसमें 3 वेरिएबल आ गया था। तो इस तीनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया। अब ये इस सेगमेंट की वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आया। तो हमको जब कभी भी ये, इसको हम डॉटेड लाइन से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, मतलब ये सिंगल वेरिएबल में इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब इसको इंटीग्रेट करने का काम करेंगे, चूँकि ये डीएल लेंथ के लिए है और डीएल लेंथ के लिए है तो सिर्फ हमको डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना नहीं था, हमको पूरे इस तार की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए तार है, इस डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, तो ऐसा ऐसा डीएल लेंथ ढेर सारा होगा और सारे लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड को जब हम ऐड कर देंगे तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पूरे तार की वजह से इस पॉइंट P पे। तो इस सारे डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। चूँकि इंटीग्रेशन भी एक हाई प्रोफाइल तरीके का एडिशन, इस डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इस डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ऐसा ऐसा डीएल लेंथ ऊपर और नीचे ढेर सारा होगा, तो सबको एक साथ हम निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करने पर, जैसे ही दोनों ओर समाकलित करेंगे, समाकलित करने पर यानी इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों ओर समाकलित करने पे क्या होगा। अब इंटीग्रेशन एक हाई प्रोफाइल तरीके का जोर है। ये जो छोटे से लेंथ की वजह से आया, देखेंगे ये डीएल लेंथ की वजह से जो एंगल था ये डी थीटा, अब जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे तो ये थीटा का वैल्यू चेंज करेगा, तो ये डी थीटा, थीटा डी थीटा, मतलब एक वेरिएबल मात्र थीटा रहा। पहले क्या था, एल वेरिएबल था, लेंथ वेरिएबल था, डिस्टेंस आर डैश का वैल्यू वेरी कर रहा था, तो सबको कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट किया। तो म्यू नोट बटे 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बटे आर। लेकिन अब बात है लिमिट की, तो ये जो डीएल लेंथ को ऊपर नीचे सबटेंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखेंगे इस डीएल लेंथ को हम जैसे ही ओ पॉइंट पे आएंगे तो
तो डीएल लेंथ को घटाते घटाते ओ पे आएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 0। लेकिन 0 से काम नहीं चलेगा, अभी नीचे भी है और ऊपर भी है। तो देखेंगे इस डीएल लेंथ को पहले ओरिजिन पे लाओ, ओ पे ले आया मिड पॉइंट पे। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ से नीचे कवर हो जाएगा। इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है। तो किसी एक डायरेक्शन को अगर आप निगेटिव मानोगे, तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज को आप निगेटिव मानोगे तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मानोगे। तो नीचे 0 से ऊपर जाएंगे तो 0 ओ से अगर ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंगल, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव एंगल। तो पूरा कवर हो जाएगा, ये सेगमेंट पूरा कवर हो जाएगा। तो इस डीएल लेंथ को पहले हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ किए 0, अभी ओ पे है, ओ पे है। अब नीचे जाएंगे तो -α1, मतलब निचला लिमिट जो है ये -α1, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज हमने गया। अब पुनः यहाँ आ गए, नीचे का कवर हो चुका। अब इसी सेगमेंट को बढ़ाते 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 वहाँ बी तक जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो +α2। तो +α2 क्यों? चूँकि ऊपर गए तो हम क्लॉकवाइज गए, नीचे गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए। तो नीचे के डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन को निगेटिव, और तो निचला लिमिट कितने एंगल तक घूमे था α1 तक, ऊपर लिमिट कितने एंगल तक घूमे था α2 तक। तो यही हो गया -α1 से +α2। तो डीवी का इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो μ0/4πi/r ये सब फिक्स वैल्यू है, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो इन सब में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन का भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा तो अदर वीडियोज में जाके देखिएगा, वहाँ मिलेगा। तो μ0/4πi/r, तो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये sin थीटा सिंपल होता। तो -α1 + α2। अब इसका जो इंटीग्रेशन का रूल है, जो थीटा डी थीटा मतलब जो थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट रखा जाता है। तो अपर लिमिट, तो थीटा की जगह अपर लिमिट तो α2 माइनस पुनः इसी थीटा के जगह लोअर लिमिट तो -α1। अच्छा, एक चीज़ याद होगा आपको, साइन के अंदर अगर ये -θ होता है तो ये माइनस कंज्यूम नहीं कर पाता, ये माइनस बाहर आ जाता तो -sin θ हो जाता। तो ये साइन के अंदर -α1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा μ0/4πi/r। ये क्या हो जाएगा? sin α2 + sin α1। तो इसको हम अगले स्टेप में अरेंज करके लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया μ0/4πi/r sin α1 + sin α2 या sin α2 + sin α1। अब जिसको लिखना हो ये लिख लेंगे। अब इसी को हम मिटा करके पुनः एक और कंडीशन इसी में आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी का काम आसान हो जाएगा, नहीं तो बाद में पुनः इसको फिर से बताना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो किन पॉइंट पे निकाला, ये बात आप गौर करेंगे। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। तो इस दोनों कंडक्टर के इंड के बीच में ये पॉइंट था। तब जो है इसके लिमिट लेने में एक बार नीचे आना पड़ा और एक बार ऊपर जाना पड़ा, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज में एंगल घुमाना पड़ा, एक बार क्लॉकवाइज में एंगल घुमाना पड़ा। तो लिमिट एंटी क्लॉक का नेगेटिव लिए और क्लॉक का पॉजिटिव लिए। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई कंडीशन लगा दे कि सर इस दोनों कंडक्टर का जो इंड है, इंड के ऊपर या नीचे पॉइंट आ जाए तब क्या होगा। तो हम इस डायग्राम को पुनः मिटाते हैं। अगर इसी में कंडीशन लग जाए कि ये जैसे कंडक्टर है और इस कंडक्टर के नीचे, मतलब इसके लास्ट इंड के नीचे या ऊपर कहीं पॉइंट आ जाए, तब क्या करेंगे। तो ये सेगमेंट इस तरीके का हो गया, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो हम लिए थे वो कंडक्टर के दोनों इंड के बीच में वो पॉइंट था। अब यहाँ क्या है कि इंड के नीचे या इंड के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में है ये पॉइंट पी को इंडिकेट करते हैं, और इस कंडक्टर को, ये सीधा कंडक्टर ही होगा, स्ट्रेट कंडक्टर है। तो यहाँ से थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, इस पॉइंट पी से कंडक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना। ठीक, पुनः इसके लास्ट इंड को हम मिलाएंगे, और ये फर्स्ट इंड था और ये लास्ट इंड को भी मिलाएंगे। तो फर्स्ट इंड और लास्ट इंड को मिला लेते हैं।
तो अब इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो बायोट-सेबार्ट के नियम से आएंगे तो टोटल एक बार निकलेगा नहीं, तो फिर से वही पुरानी वाली प्रोसेस डीएल लेंथ की वजह से निकाल लेंगे। तो ये एंगल मान लेंगे थीटा है, तो ये पुनः डी थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये अल्फ़ा 1, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये अल्फ़ा 2 हो जाएगा। तो पुनः उस सब को पुराने प्रोसेस से हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पुनः यहाँ भी आर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। तो ये डी बी इक्वल टू क्या आया था सिंगल वेरिएबल में, अभी तुरंत इन सब का कैलकुलेशन हम किए थे। इस डिस्टेंस को आर डैश मान लो, ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगा, ये थीटा होगा, तो ये एंगल पुनः 90 प्लस थीटा होगा। तो ये पुरानी वाली कैलकुलेशन है, इसको पुनः सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये इतना आएगा। अब वहाँ क्या था कि ये बीच में पॉइंट था, तो एक बार लिमिट को नीचे लेना पड़ा था, एक बार लिमिट को ऊपर, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। इस बार ऐसी बात नहीं। इस बार क्या है कि इस पॉइंट P से हम जैसे ही सेगमेंट को खींच के यहाँ लाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पास, तो यहाँ से हमको 2 बार ऊपर और नीचे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक तो तार है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे तो अल्फ़ा 1 तक, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि ये सेगमेंट की वजह से, सिर्फ डीएल लेंथ की वजह से ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, जिसको हिंदी में लिखना होगा वो लिख लेंगे, दोनों ओर समाकलित करने पर एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक को तार तो था ही नहीं, तो इंटीग्रेट करेंगे। और इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे बस ध्यान रखना है कि वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा मेरा ये जो वेरिएबल है। तो इस सेगमेंट को जैसे यहाँ किया तो 0, तो 0 से अल्फ़ा 1 तक तो तार था ही नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो अल्फ़ा 1 से तार स्टार्ट हुआ और लास्ट गया कहाँ तक, तो अल्फ़ा 2 तक। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा 1 और ये टोटल एंगल अल्फ़ा 2, ये टोटल एंगल क्या है अल्फ़ा 2, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा 1 और ये टोटल एंगल अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 से हमने स्टार्ट किया, लोअर लिमिट अल्फ़ा 1 और टोटल जाएगा कहाँ तक, अल्फ़ा 2 तक। ये वेरिएबल था, अल्फ़ा 1 से स्टार्ट ही हुआ कंडक्टर, तो लोअर लिमिट अल्फ़ा 1 और अपर लिमिट का अल्फ़ा 2, बस यही अंतर है। वहाँ लिमिट माइनस से प्लस गया था, क्योंकि एक बार हम जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पास आए थे तो एक बार हमको नीचे जाना पड़ा था, एक बार ऊपर जाना पड़ा था। यहाँ क्या हम चले, यहाँ तक तो तार है ही नहीं है, अल्फ़ा 1 तक तो विदाउट फ्री में, तो अल्फ़ा 1 इसकी निम्न सीमा हो जाएगी और अल्फ़ा 2 इसकी ऊपरी सीमा हो जाएगी। तो मतलब थीटा जो इसमें वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 तक, वो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी कोई लफड़ा नहीं है। तो डी बी का इंटीग्रेशन भी, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा आई बटे आर, ये कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन का रूल पुराना ही है, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा आई बटे आर, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा और इसकी ऊपरी सीमा अल्फ़ा 2 थी और निम्न सीमा अल्फ़ा 1। तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल क्या है डी थीटा, मतलब थीटा जो है वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसके जगह एक बार ऊपरी सीमा रखा जाता है, तो थीटा के जगह अपर लिमिट माइनस उसी थीटा के जगह लोअर लिमिट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, किस कंडीशन में, जबकि कंडक्टर के एंड के ऊपर या एंड के नीचे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तब। हाँ, कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के एंड के बीच में ही अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इस फार्मूले से हम कंसीडर करेंगे। अब है कि इस पे एक दो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो कुछ ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो एक दो एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, दूसरे दिन इसका दूसरा एप्लीकेशन हम बता देंगे। बायोट-सेबार्ट के दूसरे एप्लीकेशन में क्या है, सर्कुलर आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, वो भी आसान है, इससे काफ़ी ज़्यादा आसान डेरिवेशंस हैं। तो डेरिवेशंस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर याद रखना। हाँ, कई बार डेरिवेशंस सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा, तो सीबीएसई बोर्ड वाले अगर कोई छात्र होंगे
जिसको सीबीएसई बोर्ड से भी एग्ज़ाम देना होगा तो वो अपना डेरिवेशन को भी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि डेरिवेशंस सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। बिहार बोर्ड वाले तो सिंपल फार्मूला याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसके वजह से पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया तो देखिए कुछ नहीं, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं आर ही है, और इसके लास्ट एंड और इसके फर्स्ट एंड, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनाओ। तो पहली बार डायग्राम में हम इसको अल्फ़ा 1 माने थे, क्या माने थे, अल्फ़ा 1, और अल्फ़ा 1 के बराबर हम दे देते 30 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी। तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल जो है अल्फ़ा 2 था, अल्फ़ा 2, और अल्फ़ा 2 को हम मान लेते हैं 60 डिग्री, कोई जरूरी नहीं 60 डिग्री हो, 45 डिग्री भी हो सकता है, या कोई अदर एंगल भी जा सकता है। तो अब पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। केवल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, कई बार मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी पूछा जाता है। तो ऐसे स्थिति में अभी हम तुरंत फार्मूला निकाले थे, μ0/4 पाई आई बटे आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2, या साइन अल्फ़ा 2 प्लस साइन अल्फ़ा 1। तो देखेंगे साइन अल्फ़ा 2 का जो वैल्यू था, साइन अल्फ़ा 1 का वैल्यू या कितना 30, लिख देंगे साइन 30, और साइन अल्फ़ा 2 का वैल्यू कितना, तो साइन 60, तो लिख देंगे 30 प्लस 60, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो साइन 30 का जो वैल्यू होता है मेरे ख्याल से 1/2 होता है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आने का होगा आएगा। तो ये μ0/4 पाई आई बटे आर, ये एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1/2 ही हो जाएगा। अच्छा, इसी में नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ दिया तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अभी तक हम बात नहीं किए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के नेचर के बारे में बात अगर हम करें, देखिए राइट हैंड थंब रूल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा किए थे पहले वीडियो में। तो ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसको हम राइट हैंड से पकड़ते हैं, तो राइट हैंड से कुछ इस तरीके से हमने पकड़ा, तो अगर अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा जा रही है तो शेष मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। या बोलेगा सर ऐसे हमको समझ में नहीं आता कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल बता देते हैं। ये तार है ना, तार अगर इसमें करंट आई जा रहा तो इसमें शक्तिमान का एक अगर कोई सीरियल देखे होंगे तो इस तरीके से चू चू करके एक लाइन निकलता था। तो इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जाता, तो एक तरफ से घुसता है दूसरी तरफ से निकलता है, एक तरफ से घुसता है दूसरी तरफ से निकलता है। तो अगर नहीं याद हो तो इसको हम एक बात बताते हैं। ये एक तार है, अगर यहाँ देखें इस पे अपने आप को तुम चलते हुए मानते हो तो लेफ़्ट साइड अपने आप को करंट के दिशा में चलते हुए माने, इसको तार को रोड समझ लें, अपने आप को चलते हुए माने, तो लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड होता और राइट साइड क्रॉस फील्ड होता। कोई पूछेगा ये डॉट फील्ड और क्रॉस फील्ड का क्या मतलब, देखेंगे हमने बोला था कि तार को अगर पकड़े तो उंगलियों की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, अंगूठा की दिशा में अगर विद्युत धारा जा रहा तो देखिए इसका मतलब है कि इस साइड से क्रॉस फील्ड का मतलब हुआ कि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा और इस प्लेन में जैसे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। तो एक तरफ से इन करेगा दूसरी तरफ से आउट करेगा, तो एक तरफ से इन करेगा दूसरी तरफ से आउट करेगा। मतलब अगर ये पॉइंट पी अगर हम देखेंगे तो मेरे किस साइड है, तो मेरे राइट साइड है, तो राइट साइड में क्रॉस फील्ड आएगा। अगर नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो हम क्रॉस कर सकते हैं, अगर यही पॉइंट पी मेरा लेफ्ट साइड होता तो हम डॉट कर सकते थे। क्रॉस फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब लंबवत और किसी भी तल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की तरफ है। तो ये नेचर ऑफ इमेज भी कह सकता है। याद रखें, सीधा करंट के डायरेक्शन अपने आप को चलते हुए मानो, तुम्हारा पॉइंट जिस साइड है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो पॉइंट देख लो, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड डॉट फील्ड आ जाएगा, राइट साइड क्रॉस फील्ड आ जाएगा, लेफ्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड। ये बात याद रखेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो स्क्रू रूल,
राइट हैंड थंब रूल से आप देखेंगे कि किधर डॉट जा रहा, मतलब किधर से इन कर रहा, किधर से आउट करेगा। इधर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स इन करेगा, उधर क्रॉस हो जाएगा, जिधर आउटवर्ड्स होगा उधर डॉट हो जाएगा। इसी में हम मानते हैं कि ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और ये इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। इसी के इर्द गिर्द अगर कोई पॉइंट पी, इसमें करंट कितना जा रहा था, आई का मान दिया जा सकता। ये पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर, ये 90 डिग्री। तो ये इन्फिनाइट लेंथ का है। तो इन्फिनाइट लेंथ का है तो इसको हम कैसे देखेंगे कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। तो इस पॉइंट पी से इस इन्फिनाइट वाले पॉइंट को हम मिलाने का काम करेंगे। देखिए अगर ये लास्ट इंड होता तो यहाँ ऐसे मिला देते, लेकिन लास्ट इंड है कहाँ, इन्फिनाइट पे। तो इन्फिनाइट पे मिलाने के लिए इसको पैरेलल भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, पैरेलल। इधर भी इन्फिनाइट पे भेजने के लिए क्या भेजना पड़ेगा, पैरेलल। मतलब यहाँ जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 था, या अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 जो था, अल्फ़ा 1 भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट पे मिलने के लिए पैरेलल भेजना पड़ा। ऊपर भी इन्फिनाइट पे भेजने के लिए अल्फ़ा 2 क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब देखें क्या करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, तो μ0/4 पाई, ये I/R, ये साइन अल्फ़ा 1, तो साइन अल्फ़ा 1 कितना 90 डिग्री, प्लस साइन अल्फ़ा 2, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये साइन 91 होता तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/R। अच्छा, इसमें भी अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर पूछ दे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होगी, तो ये मेरा तार था, इस पे अपने आप को चलते हुए मानो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो मेरे क्या है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कौन सा फील्ड होगा, डॉट फील्ड। अभी तुरंत बोले थे अगर किसी कंडक्टर पे अपने आप को चलते हुए मानो तो लेफ्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड होता है। इसी में एक दो और एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, एक साइड इन्फिनाइट तक जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है और ये इस साइड इन्फिनाइट तक चला गया। कहाँ तक चला गया, इन्फिनाइट तक। और इसके लास्ट एंड पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो इस लास्ट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेगमेंट ए और इधर इन्फिनाइट तक गया। इसमें करंट कितना गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा आर। तो देखेंगे, मतलब अगर ये नीचे, अगर हम थोड़ा देर के लिए लाइन मिला दें तो नीचे के एंड को मिलाते थे तो ये जो एंगल बनता था, इस एंगल को हम क्या मानते थे, अल्फ़ा 1, और ऊपर वाले एंगल को क्या मानते थे, अल्फ़ा 2। लेकिन ये भी इन्फिनाइट पे गया तो इन्फिनाइट पे जाने के लिए इसको पैरेलल भेजना पड़ेगा। तो मतलब अगर लास्ट एंड यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ मिला देते तो अल्फ़ा 2 का वैल्यू कुछ ना कुछ होता। लेकिन ये इसको बढ़ाते 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 अनंत तक भेजना, तो पैरेलल भेजना पड़ेगा। तो अल्फ़ा 2 यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम आप समझाने के लिए अल्फ़ा 1 फिलहाल मान लिए हैं, लेकिन लास्ट एंड यहीं से था। तो बी पी इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू μ0/4 पाई I/R साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2 करेंगे। ये फार्मूला होता है। तो μ0/4 पाई I/R, चूँकि यहाँ तो तार था नहीं, है नहीं, तो ये अल्फ़ा 1 सोचो घटते घटते 0 हो गया। अल्फ़ा 1 सोचो घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब साइन अल्फ़ा 1 का वैल्यू 0 होगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। अच्छा, साइन अल्फ़ा 2 देखो, ये लास्ट एंड अगर नीचे होता तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू कुछ ना कुछ होता, लेकिन लास्ट एंड यहीं से स्टार्टे हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये का इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब अल्फ़ा 2 कितना 90 डिग्री, तो साइन 90। तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो 0 + 1 1, तो ये μ0/4 पाई I/R, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आया। इसमें भी अगर देखेंगे कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर अगर पूछ दे तो ऑब्वियस है कि ये राइट साइड है। तो राइट साइड कौन सा फील्ड होगा, क्रॉस फील्ड का क्या मतलब होता है वो हमने बताया है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब जिस तल में जाएगा वो लंबवत अंदर की तरफ, और जिस तल से निकलेगा वो लंबवत बाहर की तरफ। इसी में अगर स्ट्रेट कंडक्टर के जस्ट आगे या जस्ट पीछे, याद रखेंगे इस बात को, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के जस्ट पीछे
या जस्ट आगे किसी पॉइंट, ये मान लो पॉइंट P हो, ये पॉइंट Q हो, तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा तो क्या होगा, याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P μ0/4 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 होता था, लेकिन अल्फा 1 भी यहाँ 0 हो जाएगा, अल्फा 2 भी 0 होगा। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, मतलब जस्ट कंडक्टर के ऊपर या जस्ट कंडक्टर के नीचे अगर कोई पॉइंट हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसमें और भी एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो ढेर सारा एग्जाम्पल देखा जा सकता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो एक आध सवाल हम छोड़ देते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रेट कंडक्टर के एप्लीकेशन से भी सवाल आता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्क्वायर दे दिया, ये क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, और इस स्क्वायर की वजह से इसमें करंट दे दिया और इसके सेंटर पे पूछ देगा, इसके डायगोनल के सेंटर पे पूछ देगा कि बताएं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का जो डिस्टेंस है, मतलब ये आर में, मतलब जो साइड का लेंथ है वो ए दे देगा। साइड का लेंथ मान लीजिए क्या है, ए। तो पूछेगा इसमें करंट आ गया, तो अब इसके ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो कुछ नहीं, इसको हम फिलहाल मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू कंडक्टर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी सी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू कंडक्टर सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से, सी डी की वजह से, चूँकि सब लेंथ समान है और सब के वजह से आप चल के देखो, इस पे अपने आप को चलते हुए मानो तो ये भी राइट साइड, इधर भी चलोगे तो राइट साइड, इधर भी चलोगे तो आप राइट साइड ही आएगा, इधर भी चलोगे तो राइट साइड, मतलब नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सबके सेम है। तो 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी हो जाएगा। यानी एक लेंथ की वजह से निकाल लो, इसी में ऐसा ऐसा लेंथ 1 2 3 4 था, 4 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब है कि एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना, तो आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो ये एक दूसरे को मतलब ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दूसरी बात कि ये हाफ ऑफ द साइड होगा। अगर ये टोटल लेंथ ए है तो ये हाफ ऑफ द, मतलब आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा a/2। उसके बाद ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता है और ये बीच का पॉइंट है, तो ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा और ये भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ जो होगा 4 इंटू μ0/4 पाई I/r। आर की जगह क्या आया, तो ये जो आर मतलब साइड्स था, साइड का आधा, तो μ0/4 पाई I/r। आर की जगह क्या आ गया, a/2। साइन अल्फा 1 तो 45 डिग्री, अब पुनः साइन अल्फा 2 तो पुनः साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 दो बार आ गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू μ0/4 पाई, यहाँ 2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो 2I/a साइन 45, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2, ये इस तरीके का आ जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। इसमें भी नेचर ऑफ इमेज पूछे तो अपने आप को कंडक्टर के डायरेक्शन में चलते हुए मानो, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो पॉइंट तुम्हारे राइट साइड है, तो राइट साइड क्रॉस फील्ड होता, लेफ्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड। इसी तरीके से कहीं ट्रायंगुलर लूप बना देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का, और इसकी वजह से इसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने दे देगा। तो कुछ नहीं, एक बार ए बी की वजह से, दूसरी बार बी सी की वजह से, दूसरी बार सी ए की वजह से अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल डिसाइड कर लेंगे, तो एक आर्म की वजह से निकल जाएगा, तो दूसरे और तीसरे को उसी तरीके से ऐड करके हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रेक्टेंगल दे दिया, तो कुछ नहीं, इसमें 2 साइड्स होते हैं, तो एक साइड की वजह से निकालेंगे तो इस साइड की वजह से भी निकल जाएगा, तो केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस साइड की वजह से निकालेंगे तो इस साइड की वजह से भी निकल जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वो सब डिसाइड किया जा सकता। अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। ऐसे इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस में हम और इन डिटेल से बात करेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस का सीरीज हम बाद में लेके आएंगे।
ठीक है, आज भर इतना ही। अब दूसरे दिन हम सर्कुलर आर्क की वजह से इसके ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे।